बेनजीर और उनकी मां अभी जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उनको 6 महीने के लिए कैद में डाल दिया गया। कैद खत्म हुई, लेकिन उनके संयम की परीक्षा अभी भी बाकी थी। मिलिट्री कू करके डिक्टेटर बन गए मोहम्मद जियाउल हक ने उन्हें और 6 महीने के लिए नजरबंद करवा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के तकरीबन 1 साल बाद ही दोनों को खुली हवा में किसी तरह सांस लेना नसीब हुआ। जेल से रिहा होने के बाद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाल ली। इसी बीच बेनजीर के भाइयों ने मुर्तजा और शाहनवाज ने अल जुल्फिकार नाम की एक लेफ्ट विंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर ली थी। मकसद था पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत का बदला लेना और जियाउल हक के सैन्य शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। अल जुल्फिकार ने कई मौकों पर जियाउल हक को भी मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी उनसे हमेशा दूर रही। अल जुल्फिकार की गतिविधियों ने मुर्तजा और बेनजीर के बीच भी ऐसी तलखी, ऐसी दुश्मनी पैदा की जो कभी खत्म नहीं हुई। ईयर शॉट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर और विश्व चर्चित हत्याएं में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन की। मार्च 1981 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK 326 को अल जुल्फिकार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग के साथ मिलिट्री हाईजैक कर लिया। अल जुल्फिकार ने विमान को छोड़ने के लिए जियाउल हक के सामने 54 राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की शर्त रखी। ज्यादातर कैदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान थे। यह हाईजैकिंग 13 दिन तक चली और इस दौरान मेजर तारिक रहीम को आतंकवादियों ने मार डाला। बेनजीर के भाई मुर्तजा को लगता था कि रहीम ने बुरे वक्त में उनके पिता का साथ नहीं दिया। काफी नानुकुर के बाद जियाउल हक रजीम को हाईजैकर्स ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कैदियों को रिहा करवा लिया गया। बेनजीर भुट्टो ने इस हाईजैकिंग का विरोध भी किया। उनका मानना था कि ये एक बड़ी गलती थी और इसका फायदा सीधा जियाउल हक उठाने वाले थे। इस पूरे प्रकरण का खामियाजा भी बेनजीर और उनकी मां को ही भुगतना पड़ा। इन दोनों को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। यहीं से उनके और उनके भाई के बीच रिश्ते खराब होने की शुरुआत हुई थी। नफरत की खाई भाई बहन के बीच में इस कदर गहरी हो चुकी थी कि जब मुर्तजा अली भुट्टो ने 1993 में पाकिस्तान वापसी की तो बेनजीर ने उनको आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करवा लिया। रिलीज होने के बाद मुर्तजा अक्सर अपनी बहन और उनके पति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान दिया करते थे। साल 1996 में मुर्तजा की एक पुलिस एनकाउंटर में अपने साथियों के साथ मौत हो गई। यहां तक कहा गया कि एनकाउंटर बेनजीर और उनके हस्बैंड के इशारे पर करवाया गया था। जरदारी को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ आरोप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। जुलाई 1981 में भुट्टो की मां नुसरत भुट्टो को कैंसर का ट्रीटमेंट विदेश से करवाने के लिए छोड़ दिया गया। हालत यह थी कि इस पूरी कैद के दौरान बेनजीर को ज्यादातर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। बेनजीर का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उन्हें काफी सारी बीमारियां भी लग गई थीं। दिसंबर 1981 में उन्हें 2 साल के लिए फिर नजरबंद कर दिया गया। साल 1984 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता देख जियाउल हक रजीम ने बेनजीर को छोड़ दिया और जनीवा जा रही एक फ्लाइट में उन्हें बिठा दिया गया। यहां से भुट्टो ने यूके की तरफ रुख किया। भुट्टो की एक दोस्त ने बताया कि बेनजीर का जेल का अनुभव काफी खौफनाक रहा था और उससे बाहर निकलने के लिए वे अक्सर सोशलाइज किया करती थीं, सिनेमा हॉल्स में जाती और पार्टीज करती। साल 1985 में भुट्टो के भाई शाहनवाज का शव फ्रांस में उनके अपार्टमेंट में मिला। भुट्टो का मानना था कि शाहनवाज को उनकी बीवी ने जिया के कहने पर जहर देके मार डाला। साल 1984
1984 से 1987 यानी 1987 के बीच भुट्टो कई बार पाकिस्तान गईं और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1987 में पाकिस्तान दौरे के दौरान भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से शादी कर ली और यह रिश्ता उनकी मां ने ही पसंद किया था। मई 1988 में जब भुट्टो अपने पहले बेटे बिलावल के साथ गर्भवती थीं, तभी जियाउल हक ने असेंबली को डिसॉल्व कर चुनावों की घोषणा कर दी। मकसद था भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन से दूर रखना और उनकी जीत के हर चांस को कम कर देना। वक्त ने करवट बदली और इसी साल अगस्त में जियाउल हक का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें जियाउल हक की मौत हो गई। प्लेन क्रैश हो गया था या ये प्लेन क्रैश करवाया गया, इस रहस्य से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाया। जिया की मौत के बाद भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बेनजीर का कार्यकाल भी विवादों से परे नहीं रहा था। उन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते रहे। कहा गया कि भुट्टो एक इनडिसाइसिव लीडर हैं, ऐसी लीडर हैं जो निर्णय लेने में हिचकती हैं और सरकार को कंट्रोल नहीं कर पाती। साथ ही साथ उनके हस्बैंड, उनके पति आसिफ अली जरदारी का नाम भी मिस्टर 10% पड़ गया था, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में काम करवाने के लिए आसिफ अली जरदारी से आप 10% की रिश्वत देकर डील कर सकते हैं। अगस्त 1990 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 8 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सरकार बर्खास्त कर डाली। 1990 में जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। चुनाव में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने जीत हासिल कर ली और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस दौरान भुट्टो ने शरीफ की हर पॉलिसी का जमकर विरोध किया। लोगों के बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फिर से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। बेनजीर की ही तरह शरीफ भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्हें 1993 में प्रधानमंत्री की गद्दी से हटना पड़ा। 1993 में चुनाव जीत भुट्टो एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1996 में राष्ट्रपति ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक बार फिर सत्ता की चाबी मियां नवाज शरीफ के हाथ आ गई। नवाज और बेनजीर के बीच ये म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल ही रहा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने साल 1999 में तख्ता पलट कर दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। दुनिया का पाकिस्तान की जमहूरियत को यानी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को सिर्फ एक खेल मानना अब सिद्ध हो चुका था। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने के लिए है। असली चाबी या ये कहिए कठपुतली की जो डोर है वो हमेशा आर्मी के हाथ रहती है। इसी साल लाहौर हाईकोर्ट ने बेनजीर पर 8.6 मिलियन पाउंड का जुर्माना ठोक दिया और 5 साल की उन्हें सजा सुना दी गई। भुट्टो इस समय तक विदेश जा चुकी थी। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने उनको एक्स्ट्राडाइट करवाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के समय भुट्टो लंदन में थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस लौटने के बजाय दुबई चली गई। भुट्टो 8 साल तक दुबई में रहीं और अपने ऊपर लगाए गए करप्शन चार्जेस के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ को शुरुआती दिनों में काफी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा था। इसका मुख्य कारण था उनका आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख, जो यूएस और यूके को काफी रास आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि धूमिल होनी शुरू हो गई थी और वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोने लगे। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरता जा रहा था। देश में आतंकवाद जोर पकड़ रहा था। इस ही बीच बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज भुट्टो और उनके हस्बैंड पर चल रहे सारे करप्शन केसेस को ड्रॉप कर देंगी। मुशर्रफ अपनी मिलिट्री पोजीशन छोड़कर सिविलियन तरीके से राष्ट्रपति बनेंगे और बेनजीर उनकी प्राइम मिनिस्टर बनाई जाएंगी। मुशर्रफ ने बेनजीर को बोला
कि वो 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हो जाने के बाद ही वापस लौटें, वरना वो इस्लामिक मिलिटेंट्स का निशाना बन सकती हैं। लेकिन बेनजीर ने उनकी एक न सुनी। अपने पाकिस्तान वापस आने से पहले बेनजीर ने एक इंडियन टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पाकिस्तान लौटने से डर नहीं लगता। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है और उनसे कोई उनकी जिंदगी तब तक नहीं छीन सकता जब तक उसमें खुदा की रजामंदी ना हो। These people are very worried and they are frightened at my return, so they're trying to threaten me. And I understand that the forces within who have presided over this rise will do anything, even conspire to murder me. But I believe that life and death are in God's hands, and I believe that nobody can be killed until their time is up. And therefore I go back with my faith in God, putting my faith in the people of my country. 18 अक्टूबर 2007 को भुट्टो जिस दिन पाकिस्तान लौटी, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट धमाकों से दहल गया। भुट्टो हालांकि तब तक एयरपोर्ट से निकल चुकी थीं, लेकिन सैकड़ों लोग उनकी तरह भाग्यशाली नहीं थे। इस सुसाइड अटैक में, इस आत्मघाती हमले में 149 लोग मारे गए, 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले के बाद बेनजीर भुट्टो और उनके शौहर, उनके हस्बैंड आसिफ अली जरदारी ने ज्यादा सुरक्षा की मांग करनी शुरू की। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने भुट्टो को आगाह किया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन आवाम की सेवा का जुनून भुट्टो के सर पर चढ़कर बोल रहा था, या ये कहें सत्ता की भूख से भुट्टो अभी भी मुक्त नहीं थी। भुट्टो के कदम धीरे धीरे खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। रावलपिंडी से एक रैली निकलते वक्त भुट्टो की हत्या कर दी गई। भुट्टो के हत्यारे ने पहले उनको 3 गोलियां मारी, फिर सुसाइड बॉम्ब का ट्रिगर दबा दिया। उन्हें रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 28 दिसंबर 2007 को भुट्टो को उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। भुट्टो को किसने मारा, इसके पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। जहां कुछ लोग इसमें पाकिस्तान तालिबान का हाथ बताते हैं, वहीं परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी एक दूसरे को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। आपको आपकी बहादुरी की सजा दी गई, आपको अवाम की मोहब्बत की सजा दी गई। कातिल कातिल मुशर्रफ, कातिल 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 कातिल। यह आवाज बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की है, जिसमें वो कातिल मुशर्रफ कातिल का नारा लगा रहे हैं। हालांकि मुशर्रफ ने इस हत्या में अपना हाथ होने से हमेशा इनकार कर दिया। वैसे एक बात सच है, अगर उनका हाथ होगा भी तो क्या वो मान लेंगे कि हत्या उन्होंने ही की है? मुशर्रफ ने कहा कि भुट्टो ने बेवजह अपनी जान को खतरे में डाला था, जिसका खामियाजा उनको अपनी जान देके ही चुकाना पड़ा। साल 2007 में एक पाकिस्तानी कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बेनजीर हत्या मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही 5 सस्पेक्ट तालिबानी मिलिटेंट्स को पुख्ता सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया। इस मामले में 2 पुलिस ऑफिसर्स को क्राइम सीन पर हुए सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से 17 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। भुट्टो की मौत को 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो आज भी इंसाफ की मुंतजिर हैं। विश्व चर्चित हत्याएं के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे एक और चर्चित शख्सियत की हत्या के पीछे की पूरी दास्तान। मैं हूं सौरभ भ्रमर, जुड़े रहिए ईयर शॉट से।